हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो आज हम आप लोगों के सामने एक और नई स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी क्या है, एक सच है और अपने जो महान व्यक्ति हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो आज उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत और चरक जी, ये जो दो हुए हैं बहुत महान चिकित्सक हुए हैं, जो बहुत पहले, अभी तो नए नए डॉक्टर आ गए हैं और बहुत मॉडर्न हो गया है सब कुछ, नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। लेकिन पहले कैसे ये लोग अपना ट्रीटमेंट कैसे करते थे, कितने महान चिकित्सक थे। इन्होंने जो कुछ बताया आज वही सबको डेवलप किया जा रहा है, उसी के थ्रू अभी भी काम हो रहा है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। सृष्टि के आरंभ से ही मानव अपनी आयु तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहा है ना। जब से दुनिया बनी है तब से इंसान हर कोई अपने उम्र को लेके या अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। वो सोचता है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो इसी तरह से समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को जिन वस्तुओं से कोई अनुभव हुआ, उन सिद्धांतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए। आयुर्वेद भी ऐसे ही एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारियाँ दी गई हैं, है ना। आयुर्वेद विज्ञान जो होता है वो चिकित्सा से ही संबंधित होता है। तो उसके बारे में जो है हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो दी गई हैं वो यहाँ पे लिखी हैं। आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद किसे कहते हैं? जो आयु संबंधित हमें कोई ज्ञान दे, जानकारी दे, उसे हम क्या कहते हैं? आयुर्विज्ञान कहते हैं। आयुर्वेद संबंधी सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन कर ऋषियों ने अनेक संहिताओं का निर्माण किया है। इन संहिताओं में सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र प्रधान और चरक संहिता का काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है ना। जो ये सब ग्रंथ है ये सब इन्होंने लिखा है। सुश्रुत संहिता, शल्य तंत्र प्रधान और चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इन ग्रंथों के रचयिता क्रमशः सुश्रुत तथा चरक जी हैं, है ना। एक देखो, हम इन्हीं दोनों लोग के बारे में पढ़ भी रहे हैं, सुश्रुत जी और चरक जी के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसे एक नमूना, एक सैंपल देखते हैं कि उन्होंने किसी पेशेंट का किस तरह से इलाज किया और आज वही इलाज उसी तरह से किस तरह से किया जाता है। उनके समय में ना आज जैसी प्रयोगशालाएं थी, ना यंत्र और ना ही चिकित्सा सुविधाएं थी। आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन, लैब, बड़े बड़े डॉक्टर सब कुछ उस यंत्र का प्रयोग करके करते हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तो पहले वो लोग कैसे चिकित्सा करते थे, पहले कैसे ट्रीटमेंट होता था? अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय कार्य के लिए जिनकी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ता से खड़ा है। आइए चिकित्सा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माने जाने वाले ऐसे ही दो महान चिकित्सकों के बारे में जानें। तो वैसे तो बहुत हुए हैं, लेकिन हम दो चिकित्सक के बारे में जानेंगे आज, जो कौन कौन से हैं। एक सुश्रुत जी हैं और एक चरक जी हैं। और आयु संबंधी प्रत्येक जो ज्ञान हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। तो पहले हम सुश्रुत जी के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम चरक जी के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है चीज़ों को बताया है और करने के लिए संदेश दिए हैं। तो सुश्रुत जी के बारे में हम पढ़ते हैं। मध्य रात्रि का समय था। अब उनके लाइफ की एक घटना है, एक छोटा सा सैंपल है जो इसमें दिया गया है। वैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा महान कार्य किए हैं, बहुत चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, लेकिन हम एक नमूना देखते हैं। मध्य रात्रि का समय था। किसी की जोर से दरवाज़ा खड़खड़ाने से सुश्रुत की नींद खुल गई। तो जो है बहुत ज़्यादा रात का टाइम था और किसी ने उनके दरवाजे को इतनी आधी रात के टाइम खटखटाया जिससे उनकी आंख खुल गई। किसकी? सुश्रुत जी की। बाहर कौन है? वृद्ध चिकित्सक ने पूछा। फिर दीवार से जलती हुई मशाल उतारी और दरवाजे पर जा पहुँचे। पहले जो है मशाल होती थी, इतना लाइट की भी सुविधा नहीं थी, क्योंकि बहुत पहले की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो महान चिकित्सक ये लोग हुए हैं। तो उस टाइम मशाल होती थी जो दीवार पे जलती हुई लगी रहती थी, जब कोई आता था उसी की रोशनी में देखा जाता था।
तो ये जब इनकी नींद खुली, इन्होंने अंदर से ही आवाज़ दी कि बाहर कौन है, और फिर उन्होंने अपना मशाल उठाया जो दीवार पे लगी हुई थी और उसको लेके बाहर जाने के लिए तैयार होने लगे। मैं एक यात्री हूँ, किसी ने पीड़ा भरे स्वर में उत्तर दिया। तो बाहर से भी आवाज़ हुई कि मैं एक यात्री हूँ, और जो है वो काफ़ी दुख में था जिसकी आवाज़ आई, मेरे साथ दुर्घटना घट गई है, मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। और वो आदमी बाहर से ही बोलता है कि मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है और मैं आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ, दवा कराना चाहता हूँ, उपचार लेना चाहता हूँ। ये बाहर से ही वो बोलता है। यह सुनकर सुश्रुत ने दरवाज़ा खोला, और जो चिकित्सक थे सुश्रुत जी, वो उसकी पीड़ा भरी आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोलते हैं। सामने एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। एक आदमी जो था वो झुका हुआ खड़ा था, उसकी आँख से आंसू बह रहे थे और कटी नाक से खून। उसके आँखों में आंसू था क्योंकि वो काफ़ी पीड़ा में था, दर्द में था, और उसके नाक जो है कटी हुई थी बेचारे की। सुश्रुत ने कहा, उठो बेटा, भीतर आओ, सब ठीक हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। वो उसको ढाढ़स बंधाते हैं और कहते हैं टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, और उसको अंदर बुलाते हैं। वह अजनबी को एक साफ़ सुथरे कमरे में ले गए, और वो उसको जो है एक अच्छे साफ़ सुथरे अपने अंदर बुलाते हैं और कमरे में ले जाते हैं। शल्य चिकित्सा के उपकरण दीवारों पर टंगे हुए थे, है ना। शल्य चिकित्सा जो है स्किन से रिलेटेड जो सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, तो वह उसके जो, क्योंकि ये चिकित्सक थे तो वो उससे रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट जो था पहले यूज करते थे, वो सब उन्होंने दीवार पे टांग रखा था। उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा, फिर उसे अपना चोंगा उतारने और दवा मिले पानी से मुंह धोने के लिए कहा। वो उससे बोलते हैं कि तुम अपना जो है वस्त्र जो है उसको ऊपरी वाला उतार दो, और फिर उसको मुंह धुलने के लिए पानी देते हैं जिसमें दवा मिला होता है। और चिकित्सक ने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव पीने का दिया और स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। और वो उसको एक गिलास पानी देते हैं पीने के लिए, जो सिर्फ पानी नहीं रहता, वो एक द्रव्य रहता है जिसमें जो है दवा भी मिली रहती है, जिससे वो थोड़ा बेहोश हो जाए और उसका वो ट्रीटमेंट आसानी से कर सकें। बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लेकर उन्होंने अजनबी की नाक नापी। वो फिर एक पत्ता लेते हैं और उस पत्ते से उस अजनबी जो यात्री रहता है उसका नाक नापते हैं। उसके बाद दीवार से एक चाकू और चिमटी लेकर उन्हें आग की लौ में गर्म किया। फिर उसके बाद में वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो भी उनको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है वो उतारते हैं अपने दीवार से, और एक चिमटी लेते हैं, उसको आग की लपट से जो है थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, और पत्ते को उनके नाक से नाप लेते हैं। वो चाकू लेते हैं जो भी उनको ज़रूरत थी। उसी गरम चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस काटा, और उन्होंने चाकू को गरम किया, और गरम करने के बाद में उसके गाल से थोड़ा सा जो है मांस को काट लिया। आदमी कराहा, लेकिन उसकी अनुभूतियाँ नशीली द्रव्य पीने से कुछ कम हो गई थी। उसको दर्द तो हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हुआ जब उन्होंने उसके गाल को काटा, क्योंकि उसने एक द्रव्य पी रखा था जो दवा से मिला हुआ था, वो बेहोश होने वाली दवा थी, बेहोश होने वाली। गाल पर पट्टी बांधकर सुश्रुत ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नाक में 2 नलिकाएं डाली, और उसके गाल को जो उन्होंने काटा था उस पे भी पट्टी बांधा, और उसके नाक को जो है नाक में 2 नली डाली। गाल से काटा हुआ मांस और दवाइयाँ नाक पर डाल लगाकर उसे पुनः आकार दे दिया, और जो स्किन उन्होंने काटा था उसको जो है नाक पे रखा और दवा लगाई, और उसका नाक जैसा रहा होगा उसी शेप में उसके नाक को बना दिया। फिर नाक पर घुंघची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़क कर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी, और जिस तरह से उन्हें ट्रीटमेंट करना था, हल्दी, जड़ी बूटी वगैरह सब कुछ लगा के उसका नाक पे पट्टी बांध दिया। अंत में सुश्रुत ने उस अजनबी को दवाइयाँ और बूटियों की सूची दी जो उसे नियमित रूप से लेनी थी, और उसको बहुत सारी दवाएं दी और बोले कि इसको टाइम टाइम से लेते रहना, खाते रहना। उसे कुछ सप्ताह बाद वापस आने को कहा जिससे वह उसे देख सकें, और उसको जाने को बोलते हैं, और कुछ टाइम बाद उसे फिर बुलाते भी हैं कि आप आना और दिखाते रहना कि क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ। आज से 2500 वर्ष पूर्व, कितने साल पूर्व, 2500 साल, एक नहीं दो नहीं, 2500 साल पूर्व सुश्रुत ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी है। और उसी के बेसिस पे जो उन्होंने किया था, उसके गाल के स्किन को काटा, उसके नाक पे लगाया और उसके नाक को एक अच्छा शेप दिया,
उसी के बेसिस पे आज के जो बहुत बड़े-बड़े महान डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जरी करते हैं मोस्टली, वो इन्हीं के जो इन्होंने नींव रखा, जिस तरह से इन्होंने ट्रीटमेंट किया था, इसी के बेसिस पे कर रहे हैं। तो शुरुआत किसने की? हमारे सुश्रुत जी ने किया, जो एक महान चिकित्सक हुए और इन्होंने सुश्रुत संहिता की भी रचना की। सुश्रुत को पूरे संसार में आज भी प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। तो जनक इन्हीं को कहा जाएगा ना, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत किया था। तो देखिए 2500 साल पूर्व इन्होंने जो किया था आज भी वही चल रहा है, बस थोड़े से उसके औजार इंस्ट्रूमेंट बदल गए हैं थोड़ा सा, बाकी स्टार्ट इन्होंने ही किया है। सुश्रुत का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व है ना, इनका जन्म जो है 600 ईसा पूर्व हुआ था, बताइए इतने दिन पहले। वह वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। ये एक ऋषि जो हैं विश्वामित्र जी, ये वैदिक ऋषि थे, तो इनके जो है ये वंशज थे, इन्हीं से ये इनका जन्म हुआ होगा, इन्हीं के थ्रू, वंश के थ्रू। उन्होंने वैदिक और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दिवोदास धन्वंतरी के आश्रम में प्राप्त किया था। इन्होंने एक आश्रम में रह के जो है दिवोदास धन्वंतरी जो चिकित्सक रहे होंगे, उन्हीं से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया चिकित्सा का। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने उस शल्य क्रिया का प्रचार किया जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। ये पहले चिकित्सक थे जो इन्होंने शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी से रिलेटेड उपचार और प्रचार किया, और वही आज किस नाम से जाना जाता है? सिजेरियन ऑपरेशन कहा जाता है। वह मूत्र नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। तो सुश्रुत जी इतनी ज़्यादा नॉलेज रखते थे कि वो जो है मूत्र नलिका में पाए जाने वाले जो पत्थर होते थे, स्टोन मिलते थे, हड्डी टूट जाए या मोतियाबिंद हो जाए या सर्जरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो ये इस सब का इलाज करने में बहुत बड़े माहिर थे और एक विद्वान भी थे। इनको हम बहुत रिस्पेक्ट से इनका नाम लेते हैं। जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, थोड़े से यहाँ पे दिए गए हैं। सुश्रुत के शल्य चिकित्सा के 6 के उपकरण, जो ये सब ये यूज करते थे, चिमटी हुआ, चाकू हुआ और फिर बहुत सारे। उन्होंने शल्य चिकित्सकों को ऑपरेशन से पहले प्रयोग में आने वाले उपकरण गर्म करने के लिए कहा, जिससे कीटाणु मर जाएं। इन्होंने ही सबसे पहले ये बात बताया था कि अगर आपको शल्य यानी कि सर्जरी से रिलेटेड कोई काम करना हो, आपको कोई बॉडी का कोई पार्ट काटना हो, मांस काटना हो, सर्जरी करनी हो, तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करो तो पहले उसको गर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु जो छोटे मोटे होते हैं वो सब रहते हैं। तो जब आप गर्म कर लेंगे मर जाएंगे और फिर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बीमार को ऑपरेशन से पहले नशीला द्रव्य पिलाया जाए। उन्हें सबसे पहले उन्होंने ही, किसने? सुश्रुत जी ने ही ये बात बताई थी कि जो है जो पेशेंट हो उसका ऑपरेशन करने से पहले उसको जो है नशीली दवा पिला देनी चाहिए, जिससे उसको इतना ज़्यादा दर्द का आभास ना हो और वो अच्छे से अपना वो ऑपरेशन करवा पाए। चिकित्सक आज भी इसका प्रयोग निश्चेतक यानी कि एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं, और आज भी जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं चाहे छोटे डॉक्टर हैं, अगर ऑपरेशन से पहले उसको बेहोशी की दवा दी जाती है, जिसे हम एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग करते हैं। सुश्रुत एक अच्छे अध्यापक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। वो एक अध्यापक भी थे, अपने शिष्यों को अच्छी नॉलेज देते थे, और उन्होंने ही ये बात बोला है कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो, है ना, दोनों में निपुण हो। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। वो अक्सर ही अपने जो उनके शिष्य थे, जो उनके सीखने वाले थे, उनसे यही बोलते थे कि अगर आपको कोई बड़ी ऑपरेशन करनी हो जिसमें जो है व्यक्ति की जान भी जा सकती है, तो उससे पहले आप वो प्रयोग जानवरों पे करके देखो, है ना, और वो भी जानवरों की लाशों पर, है ना। सर्जरी जो करना हो वो पहले जानवर की लाश पे करो, अगर उसमें सफल हो फिर इंसान को यूज करना चाहिए। अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने विभिन्न प्रकार के 101 चिकित्सा उपकरण की सूची दी है। आज भी उन यंत्रों के समान यंत्र वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं। वह चिमटियों के नाम उन जानवरों या पंछियों पर रखते थे जिनकी शक्ल से वे मिलते थे, जैसे क्रोकोडाइल फॉरसेप्स,
हॉकबिल फॉरसेप्स वो औजारों के नाम भी जो है किस पे, जानवरों के नाम पे ही रखते थे या पंछियों के नाम पे, जो जैसा प्रतीत होता था दिखने में। अब देखिए फॉरसेप्स जो है, क्रोकोडाइल फॉरसेप्स जैसे मगरमच्छ होता है, तो हो सकता है उनको ऐसा प्रतीत हुआ हो, तो वो जानवर या पंछियों के नाम पे ही उसका नाम रखा करते थे। अब हम सुश्रुत जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके। आई होप आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी, थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो है चरक जी के बारे में पढ़ते हैं, जो उन्होंने क्या लिखा है, चरक संहिता। कि प्राचीन काल में जब चिकित्सा ज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी, गिने चुने चिकित्सक ही हुआ करते थे। उस समय चिकित्सक स्वयं ही दवा बनाते, शल्य क्रिया करते और रोगों का परीक्षण करते थे, है ना। जो पहले जो है जो डॉक्टर होते थे यानी चिकित्सक, वो खुद ही दवा बनाते, खुद ही उनका इलाज करते थे। और पहले बहुत बड़े डॉक्टर जब नहीं हुआ करते थे, तब आज जैसी प्रयोगशालाएं, परीक्षण यंत्र व चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं, फिर भी प्राचीन चिकित्सकों का चिकित्सा ज्ञान व चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी थी। 2000 वर्ष पूर्व भारत में ऐसे ही चिकित्सक चरक हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र का और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत महत्व दिया जाता है ना। जो इन्होंने पुस्तक लिखी, आज भी उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और उससे नॉलेज भी मिलती है। चरक वैशंपायन के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? इनके गुरु कौन थे? वैशंपायन। तो ये उन्हीं के शिष्य थे। इनके चरक संहिता ग्रंथ में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का ही अधिक वर्णन होने से यह भी उसी प्रदेश के प्रतीत होते हैं। अब करेक्टली नहीं पता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, लेकिन ये पश्चिम भारत के बारे में ज़्यादा इन्होंने जानकारी दी है, इसीलिए माना जाता है कि शायद ये उधर के ही रहने वाले थे। कहा जाता है कि चरक का शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था। इनको ये भी पता होता था कि जो है शरीर में जीवाणु होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा इस बारे में नॉलेज थी। परंतु इस विषय पर उन्होंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया है। चरक को आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों की भी जानकारी थी, जैसे हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है, इस सब के बारे में इन्हें, जेनेटिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी। चरक ने अपने समय में यह मान्यता दी थी कि बच्चों में आनुवंशिक दोष जैसे अंधापन, लंगड़ापन जैसी विकलांगता माता या पिता के किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि डिम्बाणु या शुक्राणु की त्रुटि के कारण होता है। इन्होंने ये कहा कि जैसे ये बात नहीं है कि जो है अगर माँ बाप लंगड़े हैं, लूले हैं, तो बच्चों पे वो असर पड़ता है। इन्होंने ये नहीं माना। इन्होंने कहा कि अगर जो है स्पर्म में कोई प्रॉब्लम होती है, तब जाके बच्चों में अंधापन, लंगड़ापन आता है। इनका ये मानना था। यह मान्यता आज एक स्वीकृत तथ्य है और ये आज सच भी साबित हो रहा है अदर डॉक्टरों की हेल्प द्वारा। उन्होंने शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियों का होना बताया, है ना। इन्होंने ये भी बताया कि दांत को अगर जोड़ लिया जाए तो मनुष्य के अंदर हड्डियों के साथ तो 360 हड्डियां होना बताया। चरक का विश्वास था कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है। उनका ये मानना था कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है ना। अभी तो आजकल बहुत लोग ब्रेन को मान रहे हैं, तो उनका क्या मानना था कि हृदय ही शरीर का नियंत्रण केंद्र है। चरक ने शरीर रचना और भिन्न अंग का अध्ययन किया था। उनका कहना था कि हृदय पूरे शरीर की 13 मुख्य धमनियों से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी बड़ी धमनियां हैं जो सारे ऊतकों को विभाजन रस पहुंचाती हैं और मल व व्यर्थ पदार्थ बाहर ले जाती हैं। इन धमनियों में किसी प्रकार का विकार आ जाने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। इनका ये मानना था कि जो है अपना हृदय जो है वो 13 धमनियों से, जो मुख्य धमनियों से जुड़ा हुआ है, आर्टरीज से जुड़ा हुआ है, और फिर उसी के द्वारा जो है वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बाहर निकलता है, जिससे यूज होना होता है वो यूज होता है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। प्राचीन चिकित्सक आत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश ने एक वृहत संहिता ईसा से 800 वर्ष पूर्व लिखी थी। इस वृहत संहिता को चरक ने संशोधित किया था, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद है। आज भी सुश्रुत संहिता तथा चरक संहिता की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है
कि ये अपने अपने शिष्य के सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। ऐसे ही प्राचीन चिकित्सकों की खोज रूपी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ रूप से खड़ा है। इन संहिताओं ने नवीन चिकित्सा विज्ञान को कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय मार्गदर्शन दिया है। तो जो इन लोगों ने रचना की है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और बहुत सारे जो ग्रंथ की रचना की है, वो बहुत सारे क्षेत्र में काम के हैं, उल्लेखनीय हैं और मार्गदर्शन देते हैं और यूजफुल हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी नॉलेज हुई कि पहले कैसे ट्रीटमेंट होता था, कैसे डॉक्टर चिकित्सा करते थे। उसका एक सा छोटा मोटा सैंपल भी हमने इसमें बताने की कोशिश की है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें और अपने जो है इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।